वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कर्स्ट अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से शिचैन वांगजी और विंग को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद लानकुरन विंग को बताते हैं उस भविष्यवाणी के बारे में। अब आगे भविष्यवाणी की बात जानने के बाद विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। वो दोनों अकेले उस रूम में बैठे हुए, जहाँ एक तरफ विंग ये सोच में क्या सचमुच में उसके ये बेबी बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है एक कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। ये भविष्यवाणी उनके बच्चों के लिए जो करी गई है, क्या वो सही है रहेगी? वहीं वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ये सोच के कि एक तरफ से विंग की कोर सचमुच में डार्क कल्टीवेशन यानी इन आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे में अगर सचमुच में विंग ने बेबी को बर्थ दिया तो क्या उस बेबी की कोर सचमुच में विंग जैसे कि भविष्यवाणी है वैसे ही एक डार्क कल्टीवेशन की कोर लेके बर्थ लेगा उसका बेबी? यही बातें उसके दिमाग में चल रही है, पर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि विंग और वांगजी का बेबी मोस्ट पावरफुल होगा। वो कोई डार्क कल्टीवेशन की कोर लेके बर्थ नहीं लेगा, बल्कि वो इतना पावरफुल होगा कि वो उस इनायरन की सारी पावर एक मिनट में अपने अंदर ले सकता है, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है। इतना ही नहीं, वो इतना पावरफुल होगा कि वो उन टुकड़े हुए इन आयरन के टुकड़ों को हमेशा के लिए नष्ट भी कर सकता है। इसी कारण उसको मोस्ट पावरफुल बच्चा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इस बात को अच्छे से नहीं जानते, वो उसे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, ये बहुत पुरानी बात है, कोई सच जानता ही नहीं। तो इसी कारण विंग और वांगजी परेशान हैं। वहीं वांगजी अब इन बातों को साइड में लेके अपने विंग से कुछ बात करना चाहता है। 2 दिन से वो अपने विंग को बीमार देख रहा था और वो इन बातों से वो अपने विंग को इग्नोर नहीं कर सकता। इसी कारण वो विंग का फेस अपनी दोनों हाथों से पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब वांगजी को देखने लगता है। वांगजी बोलता है, विंग सच कहूँ तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जब तुम होश में हो तो मैं तुम्हें पनिश करूँ, तुम्हें अच्छे से डांट लगाऊँ, तुमसे बात ही ना करूँ, इतना गुस्सा हो जाऊँ। लेकिन अब तुम्हें इतना परेशान देख के मुझे बुरा लग रहा है। तुम बिल्कुल भी इन भविष्यवाणी के बारे में मत सोचो, मैं इन बातों को नहीं मानता। इस बात पे विंग अब आँखों में थोड़े से आंसू भरते हुए वांगजी की तरफ देखे। पर लंजा, तुम भी जानते हो उस भविष्यवाणी की आधी बात तो सच निकली ना। देखो, तुम और मैं एक दूसरे के मेट निकले। मैं पहली बार जब तुमसे मिला था, मुझे उसी समय से तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। तुम्हें पहली बार में देख के मुझे तुम्हें अपना अल्फ़ा बनाने का मन करा। यहाँ तक कि मैं खुद उस समय एक अल्फ़ा की सोच में था, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए मेट वाली फीलिंग आ रही थी। और तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं पहले एक अल्फ़ा था और भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग मैं एक ओमेगा बना। ये भी तो उस भविष्यवाणी में था। सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है अब तक जैसे उस भविष्यवाणी में था। इन आयरन के टुकड़े फिर से जुड़ रहे हैं। लोगों के लालच और इन सब में की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से लोग उस इन आयरन के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी सच हो रही है। और मेरे और तुम्हारे बच्चे के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। उसके बर्थ लेने से पहले ही उसके ग्रैंडफादर उसके बर्थ लेने पे इतना स्ट्रेस है। सोचो, अगर सचमुच में बेबी ने बर्थ लिया तो कहीं ये पूरा कल्टीवेशन मेरे बच्चे के अगेंस्ट ना हो जाए। मैं बस यही सोच रहा हूँ। इस बात पे वांगजी तुरंत विंग को अपने पास खींच के उसके होठों को अपने होठ से मिला के बहुत पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे विंग जो रो रहा था एक मिनट के लिए शांत हो जाता है। वो विंग के इस किस को समझ नहीं पा रहा। पर सच्चाई ये है कि वांगजी भी बहुत डर रहा है। उसे भी डर लग रहा है कि उसके बेबी का बर्थ से पहले ही उसके जहाँ पे एक होता है ना, जब किसी का बेबी के बर्थ से पहले ही लोग कहने लगे अरे वो तो अपशगुनी ही होगा, ये तो अपशगुनी बच्चा है, इस टाइप की बातें सुन के कौन माँ बाप खुश हो सकते हैं? इन दोनों का बेचारों का ये अपसेट होना भी तय है। ये कैसा एक अजीब सा, उनके बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये भविष्यवाणी क्यों हुई? यही बात है वांगजी के दिमाग में भी है, लेकिन वो अपने विंग को ये चीज़ नहीं दिखा सकता। इसी कारण वो अपने विंग को एश्योरिटी दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना सोचें। अब वो विंग से थोड़ा दूर रखे, तुम ऐसा मत सोचो, तुम ये याद रखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं उस बच्चे को भी उतना ही प्यार करूँगा। तुम और मैं मिलके उसे बहुत प्यार से पालेंगे। ये सब भविष्यवाणी झूठ निकलेगी। हमारा बच्चा कोई नेगेटिव एनर्जी का बच्चा नहीं होगा, उसकी कोई डायरेक्ट कोई नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब विंग अब अपना सर हाँ में हिलाता है, नोट करता है। इस बात पे विंग तुरंत वांगजी के माथे पे किस करके विंग के माथे पे किस करके दोबारा से वांगजी बोलता है,
अब तुम ये सब छोड़ो और मेरे को सही सही जवाब दो। अब गुस्से में विंग बोलता है। अचानक से वांग जी का गुस्सा देख के विंग बोलता है, क्या हुआ लंजा, तुमने क्यों वो कलंदार का स्पेल अपने बॉडी में एंटर करा? तुम्हें पता नहीं था कि मुझे क्या, मेरा क्या होता तुम्हारे बिना? तुम्हें एक बार भी मेरे याद नहीं आई? इस बात पे विंग समझ रहा है कि वांग जी अब उस पर नाराज़ होकर दिखाएगा। इस बात पे विंग अपने दोनों हाथ से वांग जी के गले को पकड़ के को रैप कर लेता है और एकदम से अपने फेस से उसके फेस को बहुत क्लोज में। मैं चाहता था तुम मुझे फिर से पनिश करो, शायद इस कारण मैंने ऐसे किया। विंग वांग जी थोड़ा सा गुस्से बोलते हैं, क्या हुआ लंजा, सच्चाई है ना, सच कहूँ उस दिन जब तुमने मुझे पनिश किया था वो मुझे अब तक का अपना सबसे बेस्ट इंटीमेशन वाला टाइम लगा था। मैं चाहता था तुम ऐसा ही कुछ करो, इसलिए शायद मैंने ये किया। अब वांग जी थोड़ा सा ब्लश करते बोलते हैं, अगर ये सोच के तुमने किया ना तो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ वैसे कभी नहीं करूँगा। क्या? अब मैं ना ही तुम्हें प्यार करूँगा और ना ही हम अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करेंगे। अगर तुम यही सोच के अपनी जान खतरे में डाल लेते तो। अभी बड़ी बड़ी आंखों से हम उखल के, क्या लंजा? हाँ, यही है तुम्हारी पनिशमेंट। अब मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूँगा जब तक तुम्हें रियलाइज़ ना हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी। अभी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता। उसे लगता सचमुच में लंजा ऐसे ही करेगा क्या? वो तुरंत वांग जी को और कस के गले लगा लेता था। नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता और तुम मुझे टच ना करो, प्यार ना करो, मेरे साथ वो सब ना करो, ये मैं सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ लंजा, ऐसी गंदी पनिशमेंट की बातें मत करो, मुझे नहीं चाहिए ये वाली पनिशमेंट। आई प्रॉमिस, आगे से मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। मुझे ये वाली पनिशमेंट नहीं चाहिए, मुझे वो पुरानी वाली पनिशमेंट ही अच्छी लग रही थी। इसे कैंसिल करो, मुझे इसे अभी कभी इसे वो करो, मुझे नहीं चाहिए पनिशमेंट। इस बात पे वांग जी अब समझ गए विंग कितना वो हो रहा है। मैंने कहा ना, अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है और एक बार हम लेंस कुछ कह दें तो वो ऐसे ही होता है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लंजा प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम चाहो तो मैं कोड़े खा सकता हूँ। एक काम करो, अभी चलो क्लैन, मैं खुद बोलूँगा मास्टर लैन को कि वो मुझे पनिशमेंट करे, वो मुझे 50 कोड़े मारे, नहीं 60, नहीं 80, नहीं 100 कोड़े मारे, पर प्लीज़ तुम ये वाली पनिशमेंट मत दो। मैं कोड़े खा सकता हूँ पर तुमसे दूर रहना ये नामुमकिन है। तुम्हारे टच के बिना मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? प्लीज़ रंजा, प्लीज़ ऐसे बकवास मत करो। अब विंग को इतना परेशान होते देख, इतना हाथ पैर पटकते देख वांग जी को विंग को थोड़ा तरस आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है तो उससे पहले तुम्हें इस पेपर पे लिखना पड़ेगा। वांग जी एक पेपर को आगे लगा होता है कि तुम आज के बाद कितना भी बड़ी मुसीबत हो, कोई भी हो, किसी का स्पेल अपनी बॉडी के अंदर नहीं लोगे, चाहे वो कोई भी हो। लंजा कि तुम क्या बोलो? मैंने कहा इस पेपर पे लिखो और अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ कभी ये सब नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, समझे तुम? अभी बहुत घबराते हुए एकदम से उस पेपर को पकड़ता है, बोलता है, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इस पेपर पे बिना लिखे, ये मेरा तुमसे वादा है लंजा, मेरी बात पे यकीन करो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और तुम मुझसे दूर होने की या मुझे से मतलब मुझे मेरा राइट ना दोगे तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। इससे बेटर है कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। प्लीज़ लंजा, तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, अब नहीं करूँगा। अब विंग क्यों इस तरीके से प्यार से प्रॉमिस कर बोलते हुए और एक तरीके से मनाते हुए वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी ठीक है, चलो अब सही से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। विंग भी चुका, अभी उसको तो लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे ही बैठ जाता है। वांग जी तुरंत विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाता है। ये दोनों पहले एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, उसके बाद वांग जी को मतलब विंग और वांग जी एक फ्रेश होके थोड़ी देर बाहर अपने गार्डन में बैठते हैं, अपने छोटे छोटे बनीज के साथ खेलते हैं। हाँ, इन्होंने काफ़ी सारे रैबिट यहाँ पे पाल लिए हैं क्योंकि वो पहले से ही लंजा के रैबिट थे, लेकिन लंजा ने उन्हें हिल पे रखा हुआ था। लेकिन जब विंग को पता चलता है कि वो लंजा के रैबिट है तो वो उन्हें अपने पास अपने घर में यानी अपनी जिंशी में ही ले आया था, जिस बात पे मास्टर लैन ने उस पर काफ़ी गुस्सा भी किया था। लेकिन विंग ने बोला था कि वो इन्हें जंगल में ही तो रख रहा है, कौन सा वो क्लैन के अंदर है, वो तो जंगल में है ना उनका क्वार्टर, तो एक तरीके से ये रैबिट्स को कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा। और वांग जी ने भी जब विंग का साथ दिया तो ना चाहते हुए मास्टर लैन को मानना पड़ गया। विंग और वांग जी अभी अपने रैबिट्स के पास ही बैठे हैं, तो इस मूनलाइट के नीचे विंग और वांग जी अपने रैबिट्स के साथ खेल रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि अब वो उस भविष्यवाणी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे
जो होगा वो आगे देख लेंगे, लेकिन अभी वो इस टाइम को ऐसे ही एंजॉय करेंगे जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी अपने हैप्पी टाइम को एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपने बनीज के साथ। वहीं दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है। वहाँ मिंग्याओ को जब पता चलता है कि उसका स्पेल इस तरीके से विंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसे काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि वो स्पेल कोई आम स्पेल नहीं था, वो इन आयरन के द्वारा किया हुआ स्पेल था जिसे ऐसे ही कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं तोड़ सकता। कहीं ना कहीं कुछ तो अलग था। और जब मैडम यू ने बताया कि किस तरह से विंग ने एक ब्लैक कलर की बांसुरी से इस तरीके का म्यूज़िक प्ले करके उस स्पेल को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया, तो मतलब एक तरीके से ये बात तो सिर्फ मिंग्याओ और मैडम यू को ही पता चली कि वो स्पेल ही वांग विंग ने अपने अंदर एंटर करवाया था। बाकी सबको तो सिर्फ कुछ समझ नहीं आया, बाकी सबको तो यही लगा कि उसने कोई म्यूज़िक बजाया, वो बेहोश हो गया। लेकिन मिंग्याओ समझ गया कि उसने अपने अंदर ही इस बॉडी मतलब अपनी बॉडी में उस स्पेल को एंटर करवा दिया। तो वो समझ चुका है कि विंग भी डार्क कल्टिवेशन का मेथड जानता है, क्योंकि वो डार्क कल्टिवेशन करता है मिंग्याओ। तो वो समझ चुका है कि ये डार्क कल्टिवेशन का ही मेथड था। वो इस बात पे गुस्सा ना होके बल्कि हंसने लगता है, और उसे हंसता देख के मैडम यू काफ़ी शॉक हो जाती है। मैडम यू गुस्से में बोलती, तुम हंस रहे हो, मुझे लगा तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम परेशान हो गए क्योंकि फिर से हमारी प्लान फेल हो गया, पर तुम मुस्कुरा रहे हो। इस बात पे मिंग्याओ अपनी कामिंग सी एक स्माइल देते हुए बोलता है, आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो मैडम यू, इतना गुस्सा करके अपनी तबीयत ही ख़राब करोगे। मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे साथ रहो, आपको भी फ़ायदा होगा, और जो आप चाहती हो वैसा ही होगा। मैंने आपसे इस बात से सुनने के बाद एक ऑलरेडी प्लान बना लिया है, और अब आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग से काम कीजिए। अब मैडम यू एकदम से बोलती है, क्या प्लान बनाया है तुमने? आप अभी इसी वक्त अपने बेटे के पास जाइए और उसके दिमाग में ये बात डालिए कि आपने एक बुक पढ़ी है। मैं एक बुक आपको नकली बुक बनाकर भी दे दूंगा, आप उस सबको अपने बेटे को दिखाना और ये बोलना कि आपने इस बुक में पढ़ा है कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर को सरवाइव मतलब उन लोगों को बलि चढ़ा दी जाए, सेक्रीफाइस करवा दिया जाए, तो एक अल्फ़ा अगर कभी ओमेगा बन भी गया हो, चाहे वो प्योर ब्लड ओमेगा बन गया हो, वो फिर से अल्फ़ा बन सकता है। ये बात सुनने के बाद मैडम यू भी समझ गई कि मिंग्याओ क्या कर रहा है। मिंग्याओ एक तरीके से ये बात अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैला देना चाहता है कि विंग डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता है, और विंग ने ही मियानली पे ये स्पेल किया था, और वो इसी कारण इस झूठी बुक का नाम ले रहा है। वो ऐसी झूठी बुक 2 मिनट में बना सकता है, क्योंकि उसके पास तो अभी इस समय इन आइलैंड का पावर है, और कितनी देर लगेगी एक झूठी बुक बनाने में। वो इसी तरीके से एक झूठी बुक बनाकर सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड को विंग के अगेंस्ट भड़का देना चाहता है। विंग से अब उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि विंग ने फिर से दूसरी बार उसके और सिचैन के बीच में आने की गलती करी है। आज भी मतलब अब भी याली मर जाती तो कहीं ना कहीं वो सिचैन से शादी करने के बारे में सोचता कि यानली मर गई है, छोटा बच्चा है, तो सिचैन को एक ओमेगा से शादी कर लेना चाहिए। इस तरीके से दबाव बना के वो सिचैन से शादी कर ही लेता, लेकिन फिर से विंग उसके प्लान के बीच में आ गया। इसी कारण अब वो विंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। अब वो समझ चुका है कि विंग ने डार्क कल्टीवेशन का यूज़ एक तरीके से सारे सेक्ट्स के लीडर्स के सामने किया है, तो किसी को उसके खिलाफ भड़काने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। खुद मैडम यू जब ये बुक जाके जंचा को देंगी तो जंचा को भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि पहले भी तो एक बुक के ऊपर जंचा ने यकीन कर लिया था, तो दूसरी बुक पे वो क्यों नहीं भरोसा करेगा। इतना ही नहीं, वो खुद नी मिंजे से बात करेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग, और जैसा वो सोच रहा है वो वैसा ही करता है। 1 हफ्ता लगता है मिंग्याओ को ये सब करने में। ये मिंग्याओ इस 1 हफ्ते में पहले इसी बुकों के थ्रू मैडम यू तक के थ्रू जंचा को भड़काता है, जहाँ जंचा को भी एक बार के लिए अपनी माँ की बात पे यकीन हो गया। कहीं ना कहीं वो भी इस समय उस नेगेटिव स्पेल के अंदर है या डार्क स्पेल के अंदर है, तो आजकल जो मैडम यू बोलती है उसे सही ही लगता है। उसे भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उसके भाई ने ऐसा किया हो, उसी ने उसकी बहन पे अटैक किया हो ताकि वो फिर से अल्फ़ा बन सके। मैडम यू ने तो इतना भड़का दिया जंचा को ये कह के कि वो अल्फ़ा इसलिए दोबारा बनना चाहता है ताकि वो फिर से इस क्लैन को अपना बना ले, इस क्लैन का सेक्ट लीडर बन जाए। उसके लिए इस क्लैन का सेक्ट लीडर बनना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी बहन की जान से भी ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ भड़काने का काम मिंग्याओ ने नी मिंजो को किया है। नी मिंजो भी काफ़ी हद तक मिंग्याओ की बातों पर ज़्यादा भरोसा करता है, विंग को तो वो कम ही जानते हैं।
मिंग्याओ तो उनका पार्टनर भी है, उनके साथ रहता है, उन्हें से प्यारी प्यारी बातें भी करता है। एक तरीके से अपने लवर की बात पे वो ज़्यादा ही भरोसा करता है। और उन्होंने तो खुद देखा था अपनी आंखों से कि कैसे म्यूज़िक के स्पेल से और जो यानी कि ब्लैक नसें उठी आई फेस पे आई थी वो सब चली गई थी। और ये कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा है कि ये ब्लैक मतलब डार्क कल्टिवेशन का ही मेथड है। ऐसे ही वैंचाओ और ये मतलब जिन जुशान की हेल्प से बाकी क्लैंस में भी भड़काना स्टार्ट हो गया। एक हफ्ते बाद लैन क्लैन में एक स्टॉल आता है। ये स्टॉल जिन क्लैन की तरफ से आया। जिन क्लैन की तरफ से एक स्टॉल को देख के लैन क्लैन के लोग काफ़ी शॉक होते हैं, पर जब वो स्टॉल को खोलते हैं तो उससे भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉल में लिखा हुआ है कि एक इमरजेंसी मीटिंग करी गई है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की। उसमें सारे सेक्ट लीडर्स को बुलाया गया है। ये मीटिंग स्पेशली जिन क्लैन लीडर ने करी है अपने बेटे के कहने पे। उस स्टॉल में जिस बेटे का नाम मेंशन है उसे पढ़ने के बाद तो लांग शिचैन काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिन गॉनशान ने अपना बेटा मिंग्याओ को बोला है, और जो कि काफ़ी बड़ा शौक लगा था लान शिचैन को, क्योंकि जिन मतलब गुनशान कभी भी मिंग्याओ को अपना बेटा मानता ही नहीं, लेकिन अब वो ये मान रहा है। ये बात सुनने के बाद कि एकदम से एक सेक्ट लीडर की इतनी बड़ी मीटिंग रखी गई है और उसमें इस तरीके से सारे सेक्ट लीडर्स को बुलाया गया है। लान कुरैन भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन तुरंत विंग और वांग जी सबको समझाते हैं हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। वैसे भी उन लोगों को तो पहले से ही एक तरह से इन आयरन के एक्टिव होने का बात पता है, तो वो लोग भी तुरंत यहाँ से प्लान से कुछ छोड़ के जिन क्लैन में जाने की सोचते हैं। पर सडनली अचानक से जैसे ही लैन क्लैन से बाहर निकलने का टाइम था, विंग वहाँ रुक जाता है और बोलता है कि वो अपने सीजे के पास रहेगा। वो अपने सीजे का ध्यान रखना चाहता है। उसे डर है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई उसके सीजे के साथ कुछ गलत ना कर दे। वैयानली को अकेला छोड़ के जाना उसे थोड़ा सा मन घबरा रहा है। शायद उसके सीजे पे ऑलरेडी एक स्पेल हो चुका है, वो भी एक कारण है। इसी कारण वो वहाँ रुक जाता है और बाकी सब लोग जिन क्लैन पहुँचते हैं। विंग को लैन क्लैन छोड़ के जाने में वांग जी का भी मन नहीं था, कि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी विंग के पास रहना था। लेकिन वो क्या करे, उसे अपने ब्रदर के और अपने अंकल के साथ भी जाना था, क्योंकि वो भी उसके ब्रदर और अंकल ने रिक्वेस्ट की थी कि वो वहाँ पे आए। इसी कारण वो वहाँ जा रहा है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे जिन गॉनशान ने पूरे सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। जब लैन क्लैन वहाँ पहुँचते हैं तो एकदम से मिंग्याओ थोड़ा हैरान होते हुए थोड़ा गुस्सा करते बोलता है, अरे क्या बात है, लैन क्लैन से भी वुशान आप लोगों के साथ नहीं आया? हमने इतनी बड़ी स्पेशल मीटिंग इसी कारण तो रखी थी कि उसे वुशान की सच्चाई सारे क्लैंस के सामने ले आए। आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए थे? इस बात पे वांग जी और लान शिचैन थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोलते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं मिंग्याओ, ज़रा खुल के बोले। इस तरीके से विंग का नाम तो सब भरी सभा में लेते से पहले 2 बार सोच लीजिए। आप याद रखिए कि वो हंगवन जुन का मेट है, हंगवन जुन का ओमेगा है। इस तरीके से ओमेगा एक मतलब सारी राज्य सभाओं में नहीं आते हैं, कोई ज़रूरी काम होता है तब आते हैं। विंग नहीं आया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? शिचैन थोड़ा गुस्सा करते बोलते हैं, इसमें बड़ी बात है। एकदम से मैं वैंचाओ अपनी जगह से उठ के बोलता है, क्योंकि ये आज का कल्प्रेट कोई और नहीं बल्कि वो वी वुशियान ही था। इसी कारण वी वुशियान का यहाँ होना जरूरी था। आप लोगों को उसे अपने साथ लाना चाहिए था ताकि हम सब मिलके उसे इसी समय सज़ा दे सकें। पर कोई बात नहीं, जो सज़ा आज हम तय करेंगे अब आपके थ्रू वो विंग तक पहुंच जाएगी। अब सब विंग ये बात सुन के कि विंग को सज़ा देने वाले थे, वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। वो क्रोल करते हुए गुस्से में अपनी अल्फा फॉर्मेंस छोड़ते होता है, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ओमेगा को सज़ा दे? मेरे होते हुए मेरे विंग को कोई नज़र उठा के नहीं दे सकता, और यहाँ आप सब लोग उसे पनिशमेंट करने की बात करें। क्या किया है मेरे विंग ने? वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलता है। वांग जी की ये ग्रोल सुन के, ये दहाड़ सुन के यहाँ खड़े सब लोग ऑलमोस्ट कांपने लगे,
किसी को उम्मीद नहीं थी कि वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। यहाँ खड़ा हर कोई बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा है। वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, उसके फॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी के लिए भी उसके गुस्से वाले फॉर्मेंस के आगे सरेंडर ना करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई वांग जी के गुस्से और इस फॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करके ऑलमोस्ट अपने घुटनों पे ही बैठ गया है। सबकी ऐसी हालत देख के लान कुरैन थोड़ा आगे आके वांग जी के कंधे पे हाथ रख के उससे नॉर्मल करते हैं। अब बोलते हैं, वांग जी अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, हमें जानना चाहिए इन लोगों ने यह एक मीटिंग किस लिए रखी है। अगर तुम इस तरीके से गुस्सा करते रहोगे तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि बात क्या है। पूरी बात जाननी चाहिए हमें। अब वांग जी थोड़ा सा नॉर्मल होता है। अब एकदम से जब देखते हैं कि माहौल थोड़ा शांत हुआ, एकदम से जैन फैमिया अपनी जगह से उठते हैं, बोलते सही कह रहे हैं लान कुरैन, मुझे भी जानना है मेरे बेटे का नाम इस तरीके से भरी सभा में क्यों बार बार लिया जा रहा है। क्या किया है मेरे विंग ने। अब एकदम से इस बात पे मैडम जी बोलते हैं, अभी भी आपको लगता है कि आपका विंग निर्दोष है। आपने खुद देखा था ना अपनी आंखों से कैसे हमारे ही क्लैन में आपके बेटे ने आपकी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। ये बात सुनने के बाद लैंस सारे शॉकिंगली एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ तक कि जैन फैमिया की बहुत ज़्यादा शॉक में आग बनी हो जाती है। जैन फैमिया यहाँ सिर्फ क्योंकि अब वो सेक्ट लीडर रहे नहीं ना, जनचा सेक्ट लीडर बन चुका है, तो यहाँ सिर्फ अपने बेटे के साथ आए थे। एग्जैक्ट मीटिंग के बारे में उन्हें अभी तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। उन्हें लगा कोई और सेक्ट की मीटिंग होगी, शायद उनका ना जानना भी इतना कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस कारण वो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन जब वो इस मीटिंग में पहुंचे और अब वो भी विंग का नाम बार बार सुन रहे हैं, तो इसलिए उन्हें भी गुस्सा है। वो अब गुस्से में घूर घूर के अपनी वाइफ की तरफ देखते बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। विंग क्यों यानली के साथ ऐसा करेगा, तुमने देखा नहीं था, उसने तो यानली की जान बचाई है। नहीं फादर, मदर बिल्कुल सही कह रही हैं। आप वी भूषान के बारे में सही से नहीं जानते। विंग के लिए अपने मुंह से मतलब जनचा के मुंह से वी भूषान सुनना जैन फैमिली के लिए काफ़ी शॉकिंग था। और ये भी कि वो विंग के अगेंस्ट बोल रहा है। वो गुस्से में बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो जनचा, सेक्ट लीडर बनते ही असली रूप दिखाने लगे अपना, जैसी तुम्हारी मदर थी वैसे ही हो तुम। अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। जैन फैमिया थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। ये बात सुनने के बाद जनचा को और गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं कोई सेक्ट लीडर बनने के पीछे नहीं था और ना ही मेरे मन में इस पोजीशन के लिए कोई लालच था। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यानी मेरी भी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान मेरे विंग ने लेने की कोशिश की है। पर वो ऐसा क्यों करेगा, जनचा गुस्सा करते हुए जैन फैमिया बोलते हैं। और यही बात वांग जी और शिचैन भी जानना चाहते थे। इसी कारण जनचा गुस्से में अपने फादर की तरफ एक बुक दिखाते हुए बोलता है, इस बुक को पढ़िए, आपको सच पता चल जाएगा। देखिए इस बुक में क्या लिखा है। अब सब लोग शॉकिंगली उस जैन फैमिया की तरफ देख रहे हैं। जैन फैमिया उस बुक को खोलते हैं और पढ़ते हैं, कहते हैं और गुस्से में उस बुक को भरी सभा में बीचों बीच फेंक देते हैं। एक बकवास बुक के पेजेस पे यकीन करके तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें लगता है विंग ऐसा कर सकता है? तुम विंग के साथ सबसे ज़्यादा रहे हो, याली से भी ज़्यादा। तुम्हें लगता है कि विंग इस तरह का है? क्या हो गया है तुम्हें? अपनी माँ के साथ रह रह के तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जैन फैमिया गुस्से में बोलते हैं। अब ये जैन फैमिया का और जनजा का नाटक देखते हुए वहाँ खड़े हुए लान शिचैन अब बर्दाश्त नहीं कर पाते और लान शिचैन बोलते हैं, यहाँ बात मेरी वाइफ की हो रही है और हैरानी की बात ये है इतनी बड़ी मीटिंग रख दी गई और मुझे भी नहीं पता। अब शिचैन गुस्से में बोलते हैं, किसने ये बात बोली कि विंग मेरी वाइफ के लिए खतरा है? इस बात पे एकदम से मिंग्याओ हंसते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते बोलते हैं, गगा आपको नहीं पता आपका ये दोस्त या ये कह सकते हैं आपके भाई का ये ओमेगा कितना बड़ा खतरा है आपके परिवार के लिए। देखिए इस बुक में पढ़िए किस तरीके से इस बुक में लिखा गया है कि एक अल्फ़ा जो ओमेगा बन गया हो, चाहे वो प्योर ब्लड ओमेगा बन गया हो, वो भी अल्फ़ा बन सकता है अगर वो एक सेक्रीफाइस करे या ये कह सके वो बलि चढ़ाए एक न्यूबॉर्न बेबी और एक उसकी मदर की। इसी कारण हम सबको लगता है कि विंग ने ऐसा करा है। और आपने तो खुद देखा है ना किस तरीके से म्यूज़िक के थ्रू उसने यानली की जान बचाई थी। अब इस बात पे शिचैन गुस्से में चिल्लाते हुए मिंग्याओ को बोलते हैं, और तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि विंग मेरी वाइफ के लिए खतरा है या नहीं? दूसरी बात, तुम्हें कैसे पता कि विंग ने बांसुरी के थ्रू मेरी वाइफ को बचाया या उसकी जान लेने की कोशिश करी? क्या तुम वहाँ थे?
क्या तुम इतने बड़े हीलर बन गए हो कि तुम कौन सा स्पेल किस पे किया गया है या उसका तोड़ क्या होता है तुम्हें पता है? अब एकदम से सब लोग मतलब लान शिचैन को इतना गुस्सा करते देख काफ़ी शौक है, क्योंकि ये हुजूम का नाम ही स्माइली फेस, हमेशा शांत रहने वाले, सबसे पोलाइटली बात करने वाले अल्फ़ा में से आता है। और वो इस तरीके से लोगों पे चीख रहे हैं और स्पेशली मिंग्याओ पे चीख रहे हैं। ये मिंग्याओ को भी काफ़ी शौक लगता है। आज तक शिचैन ने कभी उस पर गुस्सा नहीं करा, कभी उससे तेज़ आवाज़ में बात नहीं की, और आज तो वो उस पर चीख चीख के पड़ रहे हैं। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो लेता हुआ थोड़ा सा गापता हुआ, शिचैन का आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं कोई हवा में बात नहीं करा, मेरे पास सबूत है, देखिए इस किताब को। मिंग्याओ भोला बनता हुआ बोलता है, पर इससे पहले शिचैन को और गुस्सा आता है। कुरैन तुरंत आगे आके बोलते हैं, और किसने लिखी है ये किताब, कौन है इसका ऑथर, क्या सच्चाई है इस किताब की? एकदम से अब वहाँ खड़े सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अब एकदम से मैडम यू बोलते हैं, ये क्या मतलब है, ये क्या सवाल है पूछने का? आज तक स्पेल पे लिखी हुई हर एक किताब के पीछे एक राइटर, एक रिसर्चर, या एक कह सकते हैं एक महान कल्टीवेटर होता है। इस किताब के बारे में आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना। रातों रात एक हवा में किताब आई और आप सब कल्टीवेशन करने वाले लोग, इतने महान लोग, एक तरीके से सेक्ट लीडर्स कहलाने वाले लोग इकट्ठे हो गए एक ओमेगा के अगेंस्ट, वो भी किसके अगेंस्ट? मेरे नेफ्यू के ओमेगा के अगेंस्ट। ये जानते हुए भी कि लैंड क्लैन में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, लैंड क्लैन में के पास सबसे ज़्यादा पुरानी की बुक्स हैं, हमारे पास हर तरह की हर स्पेल की बुक अवेलेबल है। जब हमारे पास इस तरह की कोई किताब नहीं तो आपके पास ये किताब कहाँ से आई? अब कुरैन सवाल करते हैं। अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता ये किताब सबके पास कैसे आई। वहीं मिंग्याओ के पसीने छूट रहे हैं। मिंग्याओ को लगा था कि जब बात यहाँ की बात होगी तो शिचैन आँख बंद करके जो मिंग्याओ कहेगा उस पर भरोसा करेंगे। अब एकदम से शिचैन बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए मिंग्याओ को बोलते हैं, तुमने इस समय इन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा किया मेरी वाइफ के बारे में बात करने के लिए, और कितनी हैरानी की बात है, मुझे इसी बारे में कोई पता ही नहीं था। अचानक से आप सब लोग इकट्ठे हो गए मेरी वाइफ के बारे में सोचने के लिए, मेरे बेटे और वाइफ के सपोर्ट में। पर किसी ने भी मुझसे ये डिस्कशन करने पहले ज़रूरी नहीं समझी, एक साथ इकट्ठा होने से पहले। क्या आप में से किसी ने एक बार मुझसे बात करी? मुझे तो सिर्फ संदेश दे के यहाँ बुला दिया गया। अब ये क्या तरीका हुआ? शिचैन की बात सुन के अब नीमेंजे जो पहले इस मिंग्याओ के सपोर्ट में थे वो भी सर नीचे होके खड़े हो गए, क्योंकि शिचैन ने सबसे पहले घूर घूर के उन्हें ही देखा। उन्हें भी महसूस हुआ कि इतनी बड़ी मीटिंग करने से पहले एक बार शिचैन से उन्हें खुद बात करनी चाहिए थी, लेकिन बेशरम जिन जुशान अपनी जगह से उठ के कहता है ताकि वो वियुशान आपसे पता कर लेता और कुछ बड़ा स्पेल कर लेता, या अपनी डार्क कल्टीवेशन यूज़ करके कुछ आप कर लेता। बिल्कुल नहीं, हमें पता था आप तक बात पहुंचेगी तो उस वियुशान तक भी पहुंच जाएगी, और उस वियुशान का कोई ना कोई नया तरीका होता आप सबको मनाने का। इसी कारण हमने ये बात नहीं बताई थी। अब वांग जी से रहा नहीं जाता, वो गुस्से में बोलता है, मेरे ओमेगा का नाम अपने मुंह से लेने की कोशिश मत करना। और यहाँ खड़ा हर कोई कान खोल के सुन ले, वी वुशियान मेरा ओमेगा है, और विंग कोई नेगेटिव कल्टीवेशन नहीं करता। उसने उस दिन भी अपनी सीजे की जान बचाने के लिए वो स्पेल अपनी बॉडी में ले लिया था। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगे। आपको जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा।